किसान कृषि के क्षेत्र में जाता है, किसान ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,38,000 करोड़ का अगर हम रजिस्ट्री प्रावधान करते हैं तो ये भी इसका भी लाभ किसानों को ही मिलता है। अगर हम ये राज्यों को भी अगर 96,000 करोड़ रुपया हम देते हैं तो उस 96,000 करोड़ से राज्य को भी जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसान के लिए करना चाहते हैं करते हैं। ये बेचैनी जरूर विपक्ष में हो गई है कि साहब इन लोगों ने इतना करने के बाद भी अचानक किसानों को, और ये हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमारी सरकार जा रही है, हमारी सरकार ने तो इस वर्तमान सरकार अगले चुनाव और अगले 10 वर्षों की रूपरेखा तय कर दी है। शायद इसलिए इस तथ्यों को इस प्रकार से देखने में कठिनाई हो रही है और विपक्ष हताशा की स्थिति में, और इतनी हताशा है कि आज ये बजट की घोषणा नहीं हुई और फिर ईवीएम पर फिर प्रेस वार्ता करके बताने लगे कि ईवीएम में खराब, ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। कहीं हताशा, कहीं निराशा, कहीं एक आंकड़े ऐसे जो बिल्कुल असंदर्भित है। और ये सरकार कामयाब सरकार है। देश के प्रधानमंत्री ने जो पिछले 2014 में जो प्रतिज्ञा ली थी, जो कसम खाया था कि देश में गरीबों की सेवा करेंगे, किसानों की सेवा करेंगे, नौजवानों के पक्ष में हम रखेंगे, आपको ये काम पूरा हो चुका है। रोडी साहब, आपको बहुत देर के बाद मौका मिला, इसलिए मैं मैंने आपको लंबे समय तक मैंने चलने दिया। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक सवाल, बाकी जो लोग हैं वो सवाल उनके मन में और आ रहे हैं, तो एक एक सवाल ले लें, एक योगेंद्र यादव जी से, एक चौहान साहब से और पंडा जी से, उसके बाद फिर आप उसका जवाब दें। योगेंद्र जी, मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि इस सरकार ने आउटकम बजट इस साल पेश क्यों नहीं किया? बहुत अच्छी परिपाटी बनी है, 5वां साल तो आउटकम बजट देने के लिए होता है ना, कहां गया वो आउटकम बजट? राष्ट्रपति का अभिभाषण आउटकम बजट नहीं है। मुझे बताया क्यों नहीं गया कि 5 साल में आपने क्या किया? आज तो वो करने का दिन था, वो क्यों नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूं। जी चौहान साहब सुन लीजिए, या चलिए रूडी जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब हो जाएं तो अच्छा रहेगा। छोटा सा जवाब। आज अगर हमारी सरकार 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हुई है, क्या ये बात सच नहीं है कि भारत पिछले 5 वर्षों में 7.5% से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद रहा? क्या ये बात सच नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 2.4 था, ये बढ़कर के सकल घरेलू उत्पाद भारत का 3.6 आउटकम बजट के बारे में है, वो एक अगर ये सभी तथ्य हैं जिसकी प्रामाणिकता है, तो शायद हमें अगर हमारी सरकार चलाने के लिए किन तथ्यों को कहां रखे और कैसे रखे, आप कांग्रेस के परंपराओं से जुड़े हुए हैं। भारत की सरकार कांग्रेस की परंपराओं से और उस आर्थिक व्यवस्था से जो हमेशा धुलमिल रही है। योगेंद्र जी कांग्रेस से तो नहीं है, राजू जी, योगेंद्र यादव जी कांग्रेस पार्टी से तो कभी नहीं जुड़े रहे हैं। आर्थिक विकास की अरे भाई, 8 साल से संसद में आ रहा है, आप सांसद डिलीवरी में विकास तो पता होना चाहिए आपको। और भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में गरीबों को डिलीवर करके दिखाया। आउटकम बजट की जिसकी बात कर रहे हैं, सभी आंकड़े आपके समक्ष है। जो देश का रेवेन्यू है, जो देश का एक्सपेंडिचर है, जो रिवाइज्ड बजट है, आउटकम तो आपके समक्ष है। और अगर आप सब लोगों को नहीं पता चले तो आप मेरे संसदीय क्षेत्र में आकर देख लीजिए कि क्या किसान दुखी हैं या किसानों के बीच में क्या हर्ष है, क्या सड़कें बन नहीं रही हैं, क्या सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, क्या राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण नहीं हुआ, कि बिजली नहीं पहुंची? नहीं, ये वाली बातें तो सही हैं, ये तो जमीन पे जो हो रहा है वो सभी को दिख ही रहा है। जी, बैठ करके विश्लेषण करते हैं, सदमे से प्रभावित हो, बहुत बड़े सदमे में आने वाले दिनों में पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। सपनों के साहिल है, अपनों के अरमा है, बाकी हम काबिल हैं। घर पक्का हो रहा है बेटा तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट? जेके सुपर सीमेंट पुत्र। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। Visit Print Pack India, 1st to 6th February. जितना मर्जी लोड हो चाहे, मुश्किल कितना रोड हो चाहे, रास्तों के डूड हैं हम, रहते हरदम मूड में हम। प्यारे जब तक हेल्थ है अच्छी, वही तो अपनी वेल्थ है सच्ची। Helping India go the distance with over 25 healthcare centers since 2001. थोड़ा सा ग्रीस बजाओ, हैप्पी सॉन्ग हमारा हॉर्न ओके प्लीज। Apollo Tyres, go the distance. पृथ्वीराज चौहान साहब,
क्या इस बजट से विपक्ष इतना हताश निराश हो गया कि वो सवाल उठा रहा है जैसा रूडी जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं दो बातें कहूंगा, इसकी मेरी दो बातों के लिए समय दीजिए। जब मोदी साहब 2014 में जीते थे तो उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 5 साल दीजिए, 60 महीने दीजिए। 2-3 साल के बाद वो 5 साल भूल गए, उसके बाद 2022 की बात करना शुरू कर दिया, फिर 2022 की बात छोड़ दी और आप 2030 की बात आप कर रहे हैं। मतलब ये आप समझ गए हैं कि हमने जो वादे किए थे पूरे नहीं हो रहे। अब जहाँ तक दूसरा मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जहाँ क्या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था 2.2-2.3 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी से दुगनी से ज़्यादा अर्थव्यवस्था 5 साल में करना चाहते हैं। अगर 5 साल में 100% अगर बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो अब जानते हैं आपकी विकास दर कम से कम 14% प्रति साल हर साल होनी चाहिए, और आज आप 7-7.5% से ग्रो कर रहे हैं। तो किस आधार पर आप 5 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और अगले 8 साल में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ आंकड़े हैं। वही बात जो 7 साल में कृषि उत्पन्न दुगना करने की बात कर रहे थे, आप समझिए कि दुगना करना है ना 100% बढ़ाना। 7 साल में अगर 100% बढ़ाना चाहते हैं तो सालाना 11% बढ़ोतरी होना आवश्यक है, जबकि मोदी सरकार के दौरान 4 साल में कृषि विकास दर मात्र 2% रही है, उससे भी कम रही है। तो कैसे आप कृषि उत्पन्न दुगना करने की बात अभी भी कर रहे हैं? जी, सिर्फ वादे हैं, इसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं होगा। जी चौहान साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं और मैं एक बार जय पांडा साहब के पास जाना चाहता हूं। पांडा साहब, ये एक तरफ तो खेती की बात हो रही है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री का सवाल उठ रहा है। आज कई लोगों ने सवाल पूछा कि इस बजट से क्या इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव होगी, क्या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लौटेगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है जॉब क्रिएशन के लिए। क्या जॉब क्रिएशन हो पाएगा? देखिए, जो सबसे 2 बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में आज, एक तो है बेरोजगारी और एक किसानों का समस्या। ये दोनों नए समस्या नहीं है, नए क्राइसिस नहीं है, ये 5 साल का क्राइसिस नहीं है, ये पिछले 50 साल का क्राइसिस है। और अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि इसको 5 साल में इसका सोल्यूशन आ जाए तो वो रियलिस्टिक नहीं है। वादा जो भी था, लेकिन 5 साल में इनका सोल्यूशन नहीं कोई एक्सपेक्ट करना चाहिए। अभी जो कदम उठाए हैं, मेरे ख्याल में कृषि क्षेत्र में थोड़ा करेक्टिव पॉलिसी अभी शुरू हुआ, क्योंकि अब तक एमएसपी पर एम्फेसिस था, और जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि कैश ट्रांसफर बेटर सिस्टम होता है। और जो पृथ्वीराज चौहान जी कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसको तो मैं पहला उठाया था पार्लियामेंट में 4 साल पहले, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन ये उसका एक सबसेट है। आप इसको समझ लीजिए कि ये किसानों के लिए एक इनकम सप्लीमेंट, एक फर्स्ट स्टेप है सबके लिए, जैसे इनकम होना चाहिए पृथ्वीराज जी कह रहे हैं। तो जॉब्स के समस्या और इन्वेस्टमेंट के समस्या के बारे में ये कहूंगा कि आप देखिए, मार्केट्स हैव रिएक्टेड पॉजिटिवली आज जो रहा, क्योंकि उनका शायद आशंका था कि ये इससे भी बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट हो सकता था। और एक फैक्टर भी हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का इनकम सप्लीमेंट करें तो ये इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव असर डालता है, क्योंकि उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, वो खर्च करते हैं। और मिडिल क्लास का जो अभी रिबेट मिली हुई है, वो भी मिडिल क्लास के डिस्पोजेबल इनकम जब ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा खर्च करते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है। तो ये मीडियम टर्म के लिए इकोनॉमी के लिए ठीक रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिर इनको वापस आना पड़ेगा पिछले 2-3-4 साल में जैसे कंजर्वेटिव फिस्कल बजट्स डालते थे, ऐसे पॉपुलिस्ट स्टेप्स नहीं लेते थे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता था ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी हिसाब को फिर लौटना पड़ेगा मेरे ख्याल में अगली साल तक। जी, तो ऐसे में तो दरअसल स्थिति ऐसी है कि सरकार के पास स्कोप था। भसीन साहब, सरकार के पास ये स्कोप था, लगभग सभी पार्टियों में, 2 बड़ी पार्टियों में तो इस पर एक राय है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी कोई चीज़, किसानों को डायरेक्ट फायदे जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। आपने सवाल पूछा कि पैसा कहाँ से आएगा, वो एक अलग सवाल है, उस सवाल का जवाब वित्त मंत्री को निकालना था कहीं से। लेकिन जब ये सहमति बनी हुई थी तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा और पुश देना चाहिए था, थ्रस्ट थोड़ा और होता? जिस आदमी को पैसा मिल रहा है उससे कम इतना मिलता है कि उससे उसका तरीके से गुजारा हो जाता।
ये कहना ठीक है कि गांव में 500 रुपये भी बहुत होते हैं, लेकिन 500 रुपये से एक 5 लोगों के परिवार का महीने का गुजारा हो जाएगा, ये सोचना अभी भी थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। जी, 2-3 बातें हैं इसके बारे में जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के एडवांटेजेस बहुत होते हैं और ये हमें आस्ते आस्ते लाना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज आस्ते आस्ते ले आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो सब्सिडीज़ हैं उनको भी कम करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी डाल दें और बाकी सब्सिडीज़ को ना कम करें और ट्रांसफ़र प्राइसिंग और मिनिमम प्राइस में कोई बदलाव ना लाएं, तो ये तो हमारे देश का जो डेट बर्डन है वो तो बढ़ ही जाएगा, ये फिस्कल बर्डन बढ़ ही जाएगा। अगर आप पिछले साल भी देखें, उससे पिछले साल भी देखें, फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, कोई कम नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रीवियस बजट्स में लोगों ने ट्राई किया था कि फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात है जी, अगर हम ये टैक्स कट्स जो देख रहे हैं, अगर हम ये एसएमईज को देते, छोटे बिजनेस को देते और डायरेक्टली बिजनेसेस को देते, उसका असर ज़्यादा होता कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते, रोज़गारी क्रिएट करते। हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं बहुत बारी कह चुका हूँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही चाहिए। बिजनेसेस पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर बिजनेसेस पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती, ये बिल्कुल साफ है जी। तो मेरे ख्याल से अगर वो ट्राई करते कि देखिए बिजनेसेस को टैक्स घटाएं थोड़ा सा, एसएमईज को इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंसेंटिव्स दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंसेंटिव्स दें, इससे काफ़ी लॉन्ग टर्म असर हो सकता है। जैसे जय पांडे जी कह रहे हैं जी, मिडिल क्लास को आप टैक्स कट्स देके शॉर्ट टर्म कंज्यूमरिज्म का शायद छोटा सा बूम होएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके पैसे कहाँ से आएंगे और हम बार बार ये नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से जी, अगर हमें ईमानदारी नहीं, अगर हमें सिंसियरली रोज़गारी के बारे में बात करनी है और इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, तो मैं इस बजट में कुछ नहीं देख रहा जो जिससे इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देखते हैं, अगर वो बढ़ा दें वो भी ज़्यादा अच्छा होता। मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस से इतना असर नहीं होएगा। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हमें पूरे दम से करना चाहिए, पूरे होश से करना चाहिए और पूरे प्रोसेसेस और इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये भी नहीं हुआ इसमें। देखिए 2-3 और बात, मेक इन इंडिया जो हमने शुरू किया था, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, उसका तो नाम निशान नहीं है इस बजट में। अब आई वाज होपिंग कि इसका जरूर होता, क्योंकि मेक इन इंडिया बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको हमें ले जाना चाहिए एंड तक। लेकिन मेक इन इंडिया में बड़ी रुकावट है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेसेस के लिए, इनको हटाना पड़ेगा। और हमारे बिजनेसेस के लिए जो इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, इस बजट में मैं तो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया। जी, आप कह रहे हैं वो नहीं देख पाया। और दूसरी बात जो आपने उठाई, पैसा कहाँ से आएगा, मैं बात को उसी सिरे से फिर पकड़ता हूँ। रूडी साहब, एक तरीका सरकारों ने कुछ साल पहले अपनाया था कि साहब सरकारी कंपनियां बेची जाएं, विनिवेश किया जाए, हिस्सेदारी बेची जाए। उस समय बहुत हाय तौबा मची थी, पब्लिक को लगा साहब ये तो हमारे घर की संपत्ति बेची जा रही है। लेकिन एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया, अक्रॉस पार्टी लाइन है कि पब्लिक सेक्टर से वैल्यू क्रिएशन, इसको वैल्यू अनलॉकिंग कहते हैं आजकल, ये किया जाए। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड दिख रहा है उसमें जो टारगेट होता है वो पूरा होता नहीं है। इस साल भी अभी काफ़ी बचा हुआ है, अगले साल के लिए फिर एक 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ का टारगेट रख दिया गया है। तो जो अभी तक नहीं हुआ है वो अगले 2 महीने में हो जाएगा, अगले साल फिर इतना हो जाएगा। ये उम्मीद कैसे की जाए, ये पैसा सचमुच कहाँ से आएगा? देखिए देश में जब भी किसी लोक उपक्रम या देश की संपत्ति को बेचा जाता है तो ये बहुत ही प्लेजेंट सिचुएशन नहीं होता है, और उससे विनिवेश करके यदि आप देश के खजाने में पैसा लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार के पहले की सरकारों का वो एक लेगेसी होता है जिसको आप लेकर के फाइनली आप तय करते हैं कि इसको विनिवेशित किया जाए, और उसको बजट में प्रोविजनिंग भी करते हैं आप ताकि उसका हो सके। लेकिन जब तक फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है तो क्या वो पैसा आया ना आया वो बहुत बड़ा विषय नहीं बनता है, क्योंकि आज इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और फिस्कल डेफिसिट भी हम अपने एक्ट के तहत, FRBM एक्ट के तहत उसको नियंत्रण में रखे हैं। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे विनिवेश किए जाने थे जो ना हो,
और हमारी नजरिया है कि अगर इसके बाद भी ये कंपनियां और बहुत सारे नवरत्न कंपनियां जो पहले की स्थिति में खराब थी, हमारे सरकार में उसमें सुधार हुआ है, तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं बन सकता, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा एक तथ्य जो आपके चैनल के डिस्कशन में आया रेवेन्यू के बारे में, टैक्स के बारे में, लेकिन एक विषय तो आपको मैं जरूर रखना चाहूंगा कि 2013-14 में जहां भारत में टैक्स का कलेक्शन 6.25 लाख करोड़ था, आज बढ़ करके 2019 में 12 लाख करोड़ हो गया है। तो ये अपने आप में जो रेवेन्यू इंक्रीज है, आज हम सरकार इसलिए इतने बड़े राशि में पैसे खर्च कर पा रहे हैं क्योंकि, और विशेष करके जीएसटी के बाद आज प्रत्येक माह में हम लगभग 90,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। तो जो सरकार के इस बड़े प्रयास का भी परिणाम है, एफिशिएंसी का भी, फिजिकल डिसिप्लिन भी है, एफिशिएंसी भी है। और एक चीज शायद इस सरकार में जिसका लाभ पूरे भारत को हो रहा है, जिसकी चर्चा हम कोई बजट के इंग्रेडिएंट के रूप में नहीं करते हैं, लेकिन एक करप्शन फ्री सरकार का भी सरकार के व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका होती है, देखते हैं। और आज अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा रैंक जहां 2014 में 142 था, आज घट करके ये 77 हो गया है। क्या देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? तो मुझे लगता है मोटे तौर से भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये 5 साल तो हमने अपने कमिटमेंट के साथ पूरा किया है और अगले भी 5 साल की तैयारी में है। और एक बड़ी बहुमत के साथ देश की जनता इन कामयाबियों को देख करके, जिस प्रकार से हम उनके साथ चल रहे हैं, आगे की भी कामयाबी 270-280 से बहुत आगे निकल जाएंगे। शायद विपक्ष इसीलिए आज इतना परेशान है। ओके, आपका कहना है कि विपक्ष इसलिए इतना परेशान है। पृथ्वीराज चौहान साहब, विपक्ष सच में परेशान है या आपको लग रहा है कि ये सरकार परेशान है इसलिए इस तरह का बजट लाई है? और आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव पर इसका क्या असर, इस बजट का कोई डायरेक्ट असर आप देख रहे हैं? देखिए, जब आखिरी 2-3 महीने में कोई भी नई योजना पेश की जाती है तो उसका चुनाव में कोई असर नहीं पड़ता। आपके पास पूरे 5 साल थे, आपने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे आश्वासन दिए थे। लोग उन आश्वासनों की जांच करेंगे, चाहे अच्छे दिन हो, चाहे 15 लाख हो, ये सब बातें लोग देखेंगे। रोजगार के जो आंकड़े आए बहुत चिंताजनक है। अब ये सरकारी संस्था ने ये आंकड़े दिए हैं कि बेरोजगारी की दर जो है वो पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा है। सरकार इससे कोई चिंतित नहीं है क्या? और जैसे नोटबंदी के बाद, जीएसटी के अमल के बाद जो ग्रोथ रेट कम हुआ है, उसको आंकड़े बदल के आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ रेट अच्छा है, 8.2% हमारा ग्रोथ रेट है। अगर इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट है तो फिर नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही है, हमारी बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? इसका कोई जवाब नहीं है। अब ये साफ बात है कि जो आपने 6,000 रुपये देने की बात की है, 3 किस्तों में दी है, ताकि पहली किस्त जो 2,000 रुपये की है, चुनाव के पहले देख के बात करें, चुनाव के बाद पता नहीं कौन सी सरकार आएगी, क्या होगा, आपका काम पूरा हो गया। अगर आपको पूरा विश्वास होता तो शायद आप पहली किस्त में ही पूरे साल भर का 6,000 रुपये का भुगतान कर देते, लेकिन आप इसके लिए सिंसियर नहीं है। और इसका एक साफ बात है कि जो आपने वादे पूरे नहीं किए हैं, चाहे किसानों को किए, आज किसान क्यों इतना त्रस्त है? इसका एक ही कारण है कि जो मोदी सरकार ने किसानों की जो नीतियां रखी है, जो जिस तरह से किसान को दाम कम हुए हैं, जिस तरह से कर्जा माफी की घोषणाएं की गई लेकिन पूरा नहीं हुआ है, जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही है, अब किसान को आप क्या 500 रुपये प्रति माह दे के उसको खुश कर देंगे? देखिए, आखिरी 3 महीनों में जो भी इस तरह की घोषणाएं होती है उसका कोई लाभ नहीं होता। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब ये आखिरी घोषणा है इस सरकार की, या अभी हम चुनाव की आचार संहिता आने के पहले अभी और कुछ बड़ी घोषणाएं देख सकते हैं? देख, योजनाएं आ सकती है, लेकिन आखिरी दिन वाली जो लोग सोचेंगे 5 साल आपने क्या किया? आपने जो 5 साल के वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए? विदेशों से काला धन लाने की बात थी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात थी। अब जैसा राफेल जैसा मामला पूरा है, वो चुनावी मुद्दा बन गया है। अब देखिए, रक्षा के लिए आपने 3 लाख करोड़ तो कर दिए, लेकिन जो देश में रक्षा उत्पादन होना चाहिए उसके लिए आपने क्या किया है? जो मेक इन इंडिया, आप कहाँ गया? निवेश कहाँ हो रहा है?
और नौकरियां, सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो रोजगार का प्रश्न है। रोजगार जो आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, ये क्या हुआ उस चौहान साहब जो बता रहे हैं जो एक किसी अखबार में कोई डेटा पब्लिश हुआ था बिजनेस स्टैंडर्ड में, उसके आधार पर ये बन, सरकार ने तो अभी तक कोई आंकड़े रखे नहीं है। तो जासूसी के तौर पर अगर आपको कहीं से कोई आंकड़े मिल जाए और उसको चर्चा का विषय बनाए, तो मैं समझता हूं कि ये आधार विहीन है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार निश्चित रूप से ऐसी प्रतिवेदन सरकारी तौर पर रखती है और उसके बाद विमर्श हो तो शायद एक उसमें विमर्श का कोई गुंजाइश। रोडी साहब, वो देखिए बड़ा विवाद हुआ है, उस पर आप ये ध्यान रखें क्योंकि ये एनएसएसओ के आंकड़ों की बात हो रही है। एनएसएसओ बड़ी प्रतिष्ठित संस्था रही इस देश की आंकड़ों के मामले में, और उसके दो स्टैटिस्टिशियंस ने नौकरी से इस्तीफा देने के साथ ये आरोप लगाया कि हमारी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। इसको थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। उसे सिर्फ अखबार में छपी रिपोर्ट की जासूसी कह देंगे तो कैसे काम चलेगा? जिसमें रोजगार सृजन ना हो रहा हो, शायद मेरे समझ में नहीं आता है। जी, जय पांडा साहब, आप चुनाव की नज़र से बताइए अब, क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। आपको अभी चुनाव के पहले माहौल में और क्या आता दिख रहा है? और घोषणाएं आएंगी और ऐलान आएंगे, आप विपक्ष की तरफ से सवाल उठेंगे, लेकिन क्या उन सवालों के जवाब आएंगे या नए सवाल, नए वादे, नए नारे आएंगे? मुझे तो लगता है कि आज के बजट के अनाउंसमेंट्स के वजह से काफ़ी उत्साह है जो रूलिंग पार्टी में, और रिस्पांस भी आ रहा है मार्केट से। तो अगर ये माहौल चले तो ऐसे ही चलेगा, नहीं तो अगर फिर भी दोबारा रेजिस्टेंस आए तो शायद और भी कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसे कर सकते हैं अगले महीना तक। लेकिन आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। आप पूछे कि इन सब योजनाएं के लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे। मैं इस पर कहना चाहूंगा कि रिसोर्सेज आते हैं इकोनॉमी का साइज पर, और उन इस पर 7.3% ग्रोथ रेट रहा, जो कि बड़े देशों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है। ये ऐसे आंकड़े को कई बार विपक्ष मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस पर टैक्स से ही हमारे रिसोर्सेज आते हैं। अभी रिसेंटली पिछले महीना का आपने देखा, जीएसटी का कलेक्शन फिर 1 लाख करोड़ से ऊपर गया, जो कि पिछले उससे पहले 2 महीने में 1 लाख करोड़ से कम रहा था। उसका मैं ये मानता हूं कि जो जीएसटी में वो अभी रिफॉर्म्स किए, वो शायद 1 साल पहले करना चाहिए था इसको बूस्ट करने के लिए। तो जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा रोबस्ट, तो मेरे ख्याल में धीरे धीरे मीडियम टर्म में रिसोर्सेज मिल सकते हैं ऐसे योजनाएं के लिए। जी, प्रमोद भसीन साहब, एज अ वोटर, एज एन ऑब्जर्वर, आपको क्या दिख रहा है अब यहाँ से आगे चुनाव तक का माहौल? हम कन्विंस हो गए हैं? क्या आम जनता खुश हो गई है इस बजट को देख के? सरकार को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है या आगे और कुछ दिखेगा? जी, एक बजट से, मेरे ख्याल से इस बजट से इलेक्शन बिल्कुल सामने हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वोटर्स देखेंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ। बहुत कुछ हो चुका है जी। देखिए, डीमोनेटाइजेशन हो चुकी है, जीएसटी ला चुके हैं। जीएसटी मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा ये रिफॉर्म बड़ी सख्त ज़रूरत थी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी इश्यूज हैं, लेकिन इस इश्यूज़ को अगर वो क्लियर करते हैं इस बजट में, मुझे लगता है कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन का भी फ़ायदा काफ़ी हो सकता था। लेकिन ठीक है, उन्होंने नहीं बताया। अगले 2 महीने में अगर ये इश्यूज क्लियर कर दें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट से चुनौती में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर वो और चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रास्ता क्लियर कर सकते हैं, उसका बड़ा फ़ायदा है जी। एक और चीज की बात हमने की नहीं है ज्यादा जी। अगर हम रोजगारी की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो एजुकेशन की बात हमने की नहीं है। वो तो उसके पीछे है, मेरा ख्याल है उस पर चर्चा बजट में से 20% एलोकेशन बढ़ने तक रह गई। लेकिन रूडी साहब कुछ कहना चाहते हैं। रूडी साहब, समय कम है, एक छोटी टिप्पणी कीजिएगा। बस मैं छोटा सा एक सबमिशन करना चाहूंगा। देखिए, जैसे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा, तो मेरे पास एक प्रतिवेदन है, हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है, उसमें है 18 मिलियन जॉब्स क्रिएटेड इन 15 मंथ्स टिल नवंबर 2000। ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स में। और एक विषय अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे मैंने कहा कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142 2014 में था, वो घट के 2018 में 77 पहुंचा। तो और भी 1-2 है जो शायद ई गवर्नमेंट का इंडेक्स जो यूएन जारी करती है, 2014 में हम 128
118वें स्थान पर थे, अब घट करके 96 पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, 2014 में 30 थे, घटकर 2018 में 14 आए। ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स जो पूरी दुनिया में एक बड़ा मानक माना जाता है, 2014 में 40 थे, घट करके हम अब 15 पर आ गए हैं। ये सब मानक कोई नरेंद्र मोदी जी अपने नहीं हाथ से बिल्कुल, नहीं ये सारी बनाते, लेकिन रोटी साहब, ये सारी रैंकिंग देखिए जब आती गई हैं तब हम लोगों ने, बाकी मीडिया ने इसको अच्छे से प्रचारित किया है, हेडलाइंस बनाई हैं। अब मैं सिर्फ, चौहान साहब, इस बजट के बाद आपकी रणनीति, चुनाव की रणनीति वही रहेगी जो पहले थी, या आप कुछ ड्रास्टिक बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी जो किसान और गरीबों की जो समस्या है, उसके लिए राहुल गांधी जी ने जो घोषणा की थी कि मिनिमम इनकम गारंटी, हम समझते हैं कि आज समय आ गया 70 साल के बाद कि देश के सभी गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 6,000 रुपये साल का देने के बजाय, कुछ किसानों के देने के बजाय, देश के पूरे गरीबों को, चाहे वो शहरों में रहने हो या चाहे बटाई करने वाले किसान हो, चाहे भूमिहीन खेत मजदूर हो, सभी के लिए ये मिनिमम इनकम गारंटी वाली योजना हम अमल में लाएंगे। यानी कि ये बेस लाइन हो गई है, अब आप इससे बड़ा, इससे ज्यादा लोगों के लिए, इससे ज्यादा पैसा देने वाले किसी स्कीम का ऐलान करने जा रहे हैं, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं। क्या मैं गलत हूं? नहीं, ये तो हमने बजट से पहले घोषणा की थी कि ये घोषणा कोई नई नहीं है, अब नई हम नहीं कर रहे हैं। बजट से पहले ही राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति का ऐलान कर दिया। तो कांग्रेस अपना कार्ड पहले चल चुकी है, उस कार्ड का ब्यौरा सामने आना बाकी है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है चौहान साहब, मुझे आपको रोकना पड़ेगा और यहाँ हम सवाल का जवाब दें। क्या पीयूष गोयल के बजट के आधार पर आप मोदी सरकार को वोट देंगे? जिन लोगों ने यहाँ वोट दिए हैं उनमें से 74% का कहना है कि हाँ वो वोट देंगे, 26% कहते हैं कि नहीं वो वोट नहीं देंगे। मीर हसन की 2 लाइनों के साथ एक प्रोग्राम को खत्म करेंगे। बस अब चौपड़ उठाओ और कुछ बातें करें साहब, जो मैं जीता तो तुम जीते, जो तुम हारे तो मैं हारा। ये है राजनीति की कहानी। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।